तो टीवाईबीए में इस बार ये आप लोगों को व्यवस्था दी गई है, पहले ये नहीं था। टीवाईबीए में आप जो सब्जेक्ट चूज करते थे वही आपका फाइनल सब्जेक्ट हो जाता था। जैसे आपने हिस्ट्री चूज किया तो आपका हिस्ट्री हो गया, इतिहास ही आपको पढ़ना पड़ता था। इकोनॉमिक्स आपने लिया है तो इकोनॉमिक्स ही लेना पड़ता था। या फिर जहाँ पे 3-3 पेपर की व्यवस्था थी, 3 पेपर आप हिस्ट्री पढ़ते थे, 3 पेपर इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने खुद ग्रेजुएशन 3 पेपर हिंदी, 3 पेपर फंक्शनल इंग्लिश में किया। लेकिन एनईपी का ये टीवाई का पहला साल है, तो वहाँ पे ये व्यवस्था है कि क्रेडिट पूरा करने के लिए जो एईसी का पेपर आपका एसवाई में था, उसके 2 क्रेडिट आपको टीवाई में पढ़ने हैं। तो हिंदी आपका जो है था, तो आपको 2 क्रेडिट हिंदी पढ़ना है। तो ये पूरा पेपर कितने नंबर का रहेगा आपका? 30 नंबर का रहेगा। और खाली सेमेस्टर 5 में रहेगा, मतलब ये जो पहला सेमेस्टर है उसमें ही रहेगा। सेमेस्टर 6 में आपको नहीं पढ़ना है, तो खाली सेमेस्टर 5 में पढ़ना है, 30 नंबर का पेपर पढ़ना है। और उसका पाठ्यक्रम जो है मुंबई विश्वविद्यालय ने बना के भेजा है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसका नाम क्या है? प्रवासी साहित्य। प्रवासी साहित्य, और उसमें कुल 6 प्रवासी साहित्यकारों की कहानियां हैं। आपको वो 6 कहानियां पढ़नी है, 30 नंबर का आपका पूरा पेपर हो। तो मैं उसमें देख रहा था कि प्रवासी साहित्य अर्थ, परिभाषा और स्वरूप, ये आपको समझना है। उसके बाद उसकी तत्व और विशेषताएं, और उसके बाद कहानियां शुरू करी। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि प्रवासी साहित्य कौन सा साहित्य होता है? तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रवासी प्रवास शब्द से आया है। प्रवास करने का मतलब मराठी में भी बोलते हैं ना, तो प्रवास करतो है ना? यात्रा जो है ना, तो जो यात्री है, तो हमारे वे भारतीय जो कामकाज की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में सुदूर किसी विदेश में जाके वहां पे चले गए और फिर वहीं के होके रह गए। मतलब जैसे नीदरलैंड, अमेरिका, जापान, सेंट्रल एशिया, अमेरिका, कनाडा, आप देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय वहां पे रहते हैं। लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। वो नागरिक भारत के ही हैं, लेकिन वे दूसरे देशों में रह के अपना काम धाम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, वहां रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवासी। जैसे पॉपुलर भाषा में उनको एनआरआई कहते हैं, है ना? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो इंडिया में तो हैं लेकिन इंडिया में रेसिडेंस नहीं करते, मतलब वो रहते कहीं और है। तो ऐसे प्रवासियों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लिखने पढ़ने के भी शौकीन होंगे, जो साहित्य लिखते होंगे, कविता लिखते होंगे, कहानी लिखते होंगे, उपन्यास लिखते होंगे। तो वो उनका जो साहित्य है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। तो ये आपका प्रवासी साहित्य है। तो जैसे पहली चीज थी अर्थ। तो अर्थ समझ में आया आपको प्रवासी साहित्य का क्या है? कि प्रवासी साहित्य में हमें कैसे लेखकों का साहित्य पढ़ना है जो भारतीय हैं लेकिन भारत में नहीं रहते, विदेशों में रहते हैं, लेकिन वो नागरिक भारत के ही हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रवासी कहते हैं, और वहां पे रहकर जो हिंदी में लेखन का कार्य करते हैं उनको हम प्रवासी साहित्यकार कहते हैं। तो ये प्रवासी साहित्य का सामान्य अर्थ हो। अब एक मन में सवाल आता है ना कि जैसे ऐसे लोग जो हैं, जो भारत अपनी मिट्टी से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने लोगों से कट कर, अलग होकर कहीं और जाकर बस गए हैं, तो जब वो साहित्य लिखते होंगे तो क्या लिखते होंगे? तुम खुद सोच के बताओ कि वो किसके बारे में लिखते हो? दो पक्ष। एक तो वो पुरानी चीजों को अतीत में झांकते होंगे, उनको अपना गांव याद आता होगा, उनको जौनपुर याद आता होगा, उनको बनारस याद आता होगा, उनको बैंगलोर याद आता होगा, उनको मुंबई का वड़ा पाव याद आता होगा, है ना? उन्हें कोकण याद आता होगा, उन्हें अपना जलगांव याद आता होगा। तो वो उसके बारे में लिखते हो, है ना? कि उनका गांव कैसा रहा, उनका गांव के लोग कैसे थे, उनके माँ बाप, परिवार, है ना? तो इस तरह की स्मृतियां जिनसे वो कटे हुए हैं, वो बार बार उनको टीसती होंगी, है ना? तो वो उसके बारे में लिखते होंगे। या फिर इस तरह अपनों से कट के किसी दूसरे देश में जा बसने पर नया माहौल, नई संस्कृति, नई परंपरा में वो कैसा महसूस करते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। कि जैसे वो आपको बताएंगे, अमेरिका का साहित्यकार बताएगा
कि अमेरिका के समाज में क्या होता है, वहाँ का खान-पान क्या है, पहनावा क्या है, संस्कृति क्या है, परंपराएँ क्या है, लोक गीत क्या है, लोक नृत्य क्या है, वहाँ पे कौन-कौन से बड़े साहित्यकार हैं, किस तरह की वहाँ कविताएँ लिखी जाती हैं, भारत का जीवन और अमेरिका के जीवन में क्या अंतर है, किस तरह की सुविधाएँ वहाँ पे हैं या असुविधाएँ होती हैं। एक भारतीय होने के नाते वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो क्या विषमताएँ हैं और साथ ही साथ क्या समानताएँ हैं? कि आश्चर्य में आदमी पड़ जाता है कि अरे ये यहाँ भी होता है, ये तो हमारे गांव में भी होता था, बनारस में भी होता था, अच्छा ये यहाँ भी मिलता है क्या, ये तो हमारे यहाँ भी मिलता है ना। तो समानताएं क्या है, तो दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में वो लिखते हैं, अपनी स्मृतियों के बारे में लिखते हैं, अपने सपनों के बारे में लिखते हैं, अपने परिवार के बारे में लिखते हैं, अपने दुख सुख के बारे में लिखते हैं। मतलब उन्होंने जीवन में जो भी देखा, भोगा, उन सब कुछ का वर्णन वो किसमें करते हैं? अपने साहित्य में। फिर वो साहित्य की विधा उपन्यास की हो, कहानी की हो, कविता की हो, जो भी विधा वो अपनाते हैं, उस विधा में वो इन सारी बातों को रखते हैं। तो प्रवासी साहित्य पढ़कर हमें क्या मालूम पड़ता है? प्रवासी साहित्य के पढ़कर पहले तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जिस देश से वो प्रवासी साहित्यकार लिख रहा है, वहाँ की परंपराएं क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कनाडा कभी नहीं गया, लेकिन अगर वहाँ वहाँ का जो हिंदी का साहित्यकार है वो कोई उपन्यास लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है, तो मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीजें उस देश के बारे में मालूम पड़ेगी, वहाँ की भाषा संस्कृति के बारे में जानने को मिले। और जब वो यहाँ की स्मृतियों के बारे में लिखेगा, तब हमको समझ में ये भी आएगा कि जो चीज़ें यहाँ मामूली तरीके से हमको उपलब्ध हैं, वो विदेशों में नहीं है, तो आदमी कैसा महसूस करता था। जैसे मैं कुछ दिन लगभग 1.5-2 साल मैं विदेश में था, तो मैं उज़्बेकिस्तान में था, अमरूद होता है ना अपना, पेरू जिसको आप लोग बोलते हो, वहाँ मिलता ही नहीं। तो मुझे मुझे बड़ा अजीब लगता था। कभी अब जैसे मन किया अमरूद खाने का तो अमरूद नहीं मिलेगा। तो ये जो दुःख होता है, वेदना होती है, वो आदमी किस तरह से व्यक्त करता है, और ये छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। आपका जो खान-पान है, आपका जो पहनावा है, आपकी जो भाषा है, उससे आपका एक आंतरिक लगाव होता है ना? उससे एक अपनापन आप महसूस करते हैं। आप विदेश में कहीं जा रहे हैं, आप किसी परेशानी में हो, अचानक कोई आके बोले कि अरे बेटा क्या हुआ? तुम भारत से हो? तो तुम्हें जो एक आंतरिक खुशी होगा कि अरे ये भी भारतीय है ना? तो मैं मेरी क्या परेशानी है, मैं इनको आसानी से बता सकते। तो प्रवासी साहित्य आपको ये सुविधा देता है कि आप एक नई जमीन के बारे में, नई संस्कृति के बारे में, नए लोगों के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में, उनकी भाषा के बारे में आप जाने और समझे। और जो कुछ नयापन होता है, जो आपको अजीब लगता है, उसी अजीब चीजों को लेके आप लिखते हैं, तो अपने को आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा भी होता है। तो वो सारा कुछ, वो आश्चर्य, वो दुख, वो दर्द, वो नयापन, वो नई संस्कृति, ये सब आपको कुछ कहाँ मिलेगा? प्रवासी साहित्य। तो इसीलिए प्रवासी साहित्य को अलग से कैटेगरी, उसकी एक कैटेगरी बना दी गई है कि जब प्रवासी साहित्य में जो वे ऐसे भारतीय जो विदेशों में बसे हैं, वहाँ रहते हुए उन्होंने अपने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, लेकिन वो वहाँ पे रह के साहित्य की रचना कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्रवासी साहित्यकार कहेंगे। और उनके भी पाठ्यक्रम को हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जो भारतीय विदेशों में जाकर कहीं बसे हैं, तो उन्हें किस तरह की तकलीफ होती है, किस तरह की परेशानी होती है, किस तरह की उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह के सुख सुविधाओं में ये रहते हैं। दोनों चीज, क्या खोया क्या पाया, ये दोनों चीजें, दोनों स्थितियों से आप अच्छी तरह से अवगत हो सके, इस पाठ्यक्रम का यही उद्देश्य है। तो इसका जो पहला प्रश्न बनेगा, वो है प्रवासी साहित्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप की सविस्तार चर्चा है। तो आप अगर चाहें तो ये प्रश्न आप लिख सकते हैं, और मैं उसको आपको लिखा देता हूं।